तो गाइस फिर से ये 2 मार्क्स क्वेश्चन 2025 का। अब क्या क्या पूछा गया है, सबसे पहली बात है स्टेट द टू एप्लीकेशन ऑफ जूस लॉ ऑफ हीटिंग इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहले तो ये लिखना है, दो आपको एप्लीकेशन लिखना है जो जूस लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस्ड हो। तो दो एप्लीकेशन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स आपका इसके लिए मिलेगा। ठीक है, आधा आधा मार्क्स मिल जाएगा, दो एप्लीकेशन लिखते हैं, अगर कोई एक लिखते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। सेकेंड, स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन द कॉमर्शियल यूनिट एंड एसआई यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट और एसआई यूनिट के बीच में आपको रिलेशन लिखना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है और एसआई यूनिट क्या होता है, उनके बीच में रिलेशन आपको स्टेबलाइज करने आना चाहिए। छोटा सा टास्क है, कर लेंगे तो आपको 1 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा। हो गए आपके 2 मार्क्स कंप्लीट। मान लीजिए किसी को कॉमर्शियल यूनिट नहीं पता है या एसआई यूनिट नहीं पता है या उनके बीच में रिलेशन डेवलप करना नहीं आता है, उन्होंने डेरिवेशन नहीं कर रखा है, तो आपके लिए हियर इज ए स्मॉल क्वेश्चन है ना, छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए कि इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा 1 नंबर। तो आपके पास सेकेंड पार्ट के लिए चॉइस है, आइदर ए आप चूज करिए या बी चूज करिए। क्वेश्चन है तो हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं। प्लानिंग तो कर लिया कि 2 एप्लीकेशन लिख देंगे, फिर इसे एग्जीक्यूट कर देंगे या फिर अपने सुविधा के हिसाब से इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो चलिए हम लोग एग्जीक्यूशन पार्ट पे चलते हैं। तो इसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता चल ही गया है एंड वी इरेज देम नाउ। अब जूस लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, हीटिंग पे क्या बेस्ड है। तो देखिए हीटिंग आप डेली डोमेस्टिक पर्पज में आप प्रेस देखते हैं, प्रेस करते हैं, तो प्रेस हीटिंग पे बेस्ड है। टोस्टर जो आप स्कूल आते हैं आपको टोस्ट करके दिया जाता है, ओवन हो गया है ना, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, ये भी है। फ्यूज का जो मेल्टिंग होता है वो मेल्ट करता है, हीटिंग पे बेस्ड है। तो ये सारे एप्लीकेशन आपको 2 ही लिखना है ना, तो 2 के आपके नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ। तो पहला एप्लीकेशन ए पार्ट डाल देंगे और ए पार्ट का आंसर हो गया, पहला क्या हो गया, हम लोग कोई भी आप लिख सकते हैं ना, ओवन लिख लीजिए या फिर आपको, तो हमने यहां लिख लिया इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो पहला इसमें फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रिक फ्यूज, हीटिंग पे बेस्ड है। सेकेंड क्या लिख लिया, सेकेंड हमने लिख लिया आयरन। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन। यहां पे इलेक्ट्रिक आयरन लिखना जरूरी है, यहाँ पे हम बाद में लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रिक ब्रैकेट में इलेक्ट्रिक आयरन, वरना आयरन लिख दिया था किसी ने लोहा समझ लिया, लोहे की बात कर रहे हैं। ठीक है, खैर यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में लिख देंगे आयरन भी चलेगा। थर्ड हमने कहा लिखना 2 ही है जो आपको याद आ जाए, ओवन हो गया आपको, ये भी है, टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, ये सब हीटिंग एलिमेंट पे है। अब पंखा मत लिख दीजिएगा, पंखा इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो जूस लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस्ड नहीं है ना। बल्ब लिख सकते हैं, बल्ब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। कोई टीवी नहीं लिख सकता है, टीवी आपका नहीं यूज करता है हीटिंग पे, डायरेक्ट वो बेस्ड नहीं है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे कौन कौन से आपके अप्लायंसेस बेस्ड हैं उनकी बात करनी है ना। फ्रिज नहीं है, फ्रिज आप नहीं लिखोगे, फ्रिज हीटिंग पे बेस्ड नहीं है। तो ध्यान रहे कि जो अप्लायंसेस हैं, देयर आर सेवरल अप्लायंसेस, उसमें से कुछ आपके डायरेक्ट जूस लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस्ड है। उनके हीटिंग जब इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, उस अप्लायंसेस के द्वारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो उनको हमें कोड करना है। तो चलिए 2 लिख दिया, बाकी हमने बताया है, जो भी आपको अच्छा लगे लिख देंगे, तो ये 1 मार्क्स मिल जाएगा। खैर नेक्स्ट क्या है, स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन द कॉमर्शियल यूनिट एंड एसआई यूनिट। तो सबसे पहले आपको कॉमर्शियल यूनिट पता होना चाहिए। तो सबसे पहला हमने लिखा, पार्ट डाल देंगे बी हो गया और लिखेंगे कॉमर्शियल यूनिट। तो जो कॉमर्शियल यूनिट होता है, जो हम जिसके लिए पैसा पे करते हैं, कॉमर्शियल यूनिट दैट इज इक्वल्स टू किलोवाट आवर, किलोवाट आवर कॉमर्शियल यूनिट होता है। एसआई यूनिट क्या होता है एनर्जी का, इलेक्ट्रिक या कोई भी एनर्जी हो, जूल होता है। तो एसआई यूनिट हो गया, जूल हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन स्टेबलाइज करना है। तो रिलेशन कैसे स्टेबलाइज करेंगे, तो हम लोग जानते हैं 1 कॉमर्शियल यूनिट या 1 यूनिट, 1 यूनिट लिखते हैं मतलब 1 कॉमर्शियल यूनिट, तो 1 किलोवाट आवर हो गया। अब देखिए किलोवाट ये पावर हो गया और ये टाइम हो गया, तो आप इसको लिख लोगे 1 किलोवाट इंटू 1 आवर लिख लोगे। ठीक है, 1 आवर हो गया, HR 1 आवर लिख दिया।
अब किलोवाट यूनिट तो है, लेकिन एसआई यूनिट नहीं है पावर की एसआई यूनिट वाट होती है। यहाँ किलो शब्द लगा हुआ है, तो किलो को आप डिकोड करोगे तो 10⁻³ वाट हो गया, या कुछ लोग 1000 वाट कहेंगे, 1000 वाट। तो हमने किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर दिया। एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? एक घंटे में आपको 3600 है ना, 3600 सेकेंड्स होते हैं। कुछ लोग 60 लिख के चले आएंगे, भाई मिनट होते हैं, सेकेंड नहीं होते हैं। फर्दर मिनट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में। तो यहाँ पे हम लिख दिए 3600 सेकेंड। अब मिनट में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? दैट इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ द टाइम। एसआई यूनिट टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। बाकी सब अदर यूनिट्स होते हैं, है ना, मिनट, सेकेंड, आवर्स, डे, ईयर, मंथ, वीक, ये सब टाइम की यूनिट है, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट सेकेंड होता है। खैर, ये आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 3600 इंटू 10⁻³ वाट सेकेंड हो गया। और इसी को हम लोग जूल कह देंगे, है ना, कंबाइन। और ये क्या हो गया? ये 2 जीरो आप पावर में पहुंचा दीजिए, तो 36 इंटू 10⁻, क्या हो गया? 5, और इसको जूल लिख देंगे। लेकिन यहां लिख देंगे, ये लिख देंगे, तब भी चलेगा, लेकिन पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंटेशन होती है वो क्या करेंगे हम लोग? दैट कुड बी रिटेन एज ए 3.7 इंटू, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं इसको। अब देखिए, नंबर को हम 36 से 3.6 कर दिए, तो नंबर क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। तो पावर 10 की पावर इंक्रीज करेगी 1 से, क्योंकि 1 डिजिट का डेसिमल लगाया है। और ऐसा करने से ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। तो 1 यूनिट जो कॉमर्शियल यूनिट है वो इक्वल हो गई किसके? आप इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, तो आपका ये पार्ट हो गया। अब मान लीजिए ये पार्ट किसी को नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है अदर पार्ट पे मूव करेगा। तो हम लोग अदर पार्ट पे चलते हैं। तो अदर पार्ट इसका क्या दे रखा था? अदर पार्ट दे रखा था आपको 3 रजिस्टर्स दिए गए हैं, R1, R2, R3 हम मान लेते हैं। तो लिखेंगे लेट, पहले रजिस्टर को हमने R1 लिख दिया, और R1, R2 एंड R3 3 रजिस्टर्स हमें दे रखे हैं। और वैल्यू कितनी दे रखी थी? R1 की वैल्यू दे रखी है 2 ओम, एक 2 ओम है, 4 ओम है और 6 ओम है। तो तीनों को हमने नाम दे दिया। बिना नाम के बताइए कैसे लिखेंगे? 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम। एंड साथ में और क्या लेट किया हमने कि Rp इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ their parallel combination, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ये आपने एज्यूम कर लिया। अब Rp, R1, R2 में क्या रिलेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला प्लेस करना है। बिना फॉर्मूला के नहीं बढ़ेंगे आगे, क्योंकि फॉर्मूले पे मार्क्स मिलता है बोर्ड में। दीज आर द की स्टेप्स, 1/R2 + 1/R3। हमने देखा है अपने स्टूडेंट्स को, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हमने कॉपियों में देखा है कि यहाँ पे 1/Rp नहीं लिखते हैं, वहाँ Rp लिखते हैं। Rp = 1/R1 + 1/R2। भाई सुधर जाओ, है ना। तो क्या हो जाएगा? 1/Rp। अब वैल्यू प्लेस कर दीजिए, तो 1/Rp दैट इज बिकम 1/2 + 1/4 + 1/6 हो गया। अब बताइए 2, 4, 6 का एलसीएम 12 आएगा। 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, और कितना हो गया आपका? दिस बिकम 6 2 जा 12। तो ये कितना आ गया? आप नीचे लिखोगे, हमारे पास तो जगह खत्म हो गई है, तो 11/12। अब बहुत लोग यहीं पे इतना खुश हो जाते हैं कि यहीं पे आंसर छोड़ के चले आते हैं। उनको लगता है हमने आरपी निकाल दिया है। भाई आपने 1/Rp निकाला है, आरपी नहीं निकाला है, ये आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, फिर आप दया के पात्र हो जाओगे कि टीचर नंबर देता है कि नहीं देता, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। क्यों दया के पात्र हो? पूरी चीजें ध्यान दिया करिए। तो यहाँ पे रेसिप्रोकेट करेंगे, तो रेसिप्रोकेट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? दैट बिकम Rp, और इधर भी रेसिप्रोकल कर लेंगे हम लोग, तो 12/11 आ जाएगा, 12/11 ओम। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे हम लोग, मान लीजिए यहां रफ कर देते हैं, यहां पे हम ये रफ यूज कर, आप इधर किनारे यूज कर लीजिएगा। तो हमने क्या किया? 12 को 11 से डिवाइड, 11 1 जा 11,
फिर कितना हुआ, 1 कैरी हुआ, डेसिमल ले गए, 1 जीरो आया, 10 अभी छोटा है तो 0 बार ले गए तो 100 हो गया और 9 जा, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया बिकम आरपी बिकम 1.09 ओम। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर अगर मान लीजिए यहां पे छोड़ दे नंबर नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, गारंटी नहीं है ना? तो जहां गारंटी है वहां तक पहुंचिए ना, क्या दिक्कत है डिवीजन करने में, बचपन से सिखाया गया डिवीजन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मार्किंग स्कीम की कि बोर्ड कहां कहां मार्क्स देने के लिए करता है। तो आइए देखते हैं। तो यहां पे जब आप दोगे इलेक्ट्रिक फ्यूज, पहला पार्ट लिखा था आपने, 2 आपको एप्लीकेशन पूछा गया था, तो आधा आधा मार्क्स मिलेगा, हाफ मार्क्स यहां, हाफ मार्क्स यहां। कॉमर्शियल यूनिट और डिराइव करने के लिए, तो ये पहले दोनों यूनिट्स आपको लिखने आना चाहिए, हाफ मार्क्स इसके मिल जाएंगे। जो रिलेशन आपने डिराइव कर लिया तो हाफ मार्क्स इसके मिल जाएंगे, तो 2 मार्क्स हो गया। यहां पे टोटल ऐड करके 2 मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। मान लीजिए किसी ने बी पार्ट नहीं किया, इसके आर वाला किया है, तो वहां पे भी आपको कैसे मिलेगा नंबर? तो वो 1 मार्क्स मिलेगा आपको, हाफ मार्क्स ये फॉर्मूला लिखने का। कुछ लोग तो डायरेक्ट ही रख देते हैं सिखाने के बाद भी, है ना, सुधरना ही नहीं चाहते हैं। सुधर जाओ भाई। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ मार्क्स इसका और हाफ मार्क्स जो ये आंसर आया है, तो ये 1 मार्क्स मिल गया। तो आर वाला पार्ट का 1 मार्क्स ये मिल जाएगा। तो ये आपका टोटल स्कोरिंग हो गया।